नमस्कार। यूपी तक के मॉर्निंग बुलेटिन सुर्खियां में आपका स्वागत है। आज हम वो खबरें बताएंगे जो बनी अखबारों की सुर्खियां और जिनका जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश ने तमाम शहरों में प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर तमाम जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब राहत के दिन शुरू होंगे, यानी कि बारिश कम होगी तो नदियों में बढ़ा हुआ जल स्तर भी कम होगा और जनजीवन सामान्य होने की ओर बढ़ेगा। लेकिन अब खबर उत्तर प्रदेश के उस व्यापार से जुड़ी हुई जिसका असर अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ पर दिखने वाला है। अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स लगाने का जो फैसला लिया है उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। वजह है कि अमेरिका से यूपी को 35% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। यूपी से जो चीजें जाती हैं एक्सपोर्ट करके, उसमें ज्वेलरी है, कालीन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स की चीजें हैं, तो तमाम जो ऑर्डर्स थे एक तो वो 35% के लगभग कैंसिल हो गए हैं। करीब 35% ये कैंसिल हुआ है। और इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो 27 अगस्त से जब ये टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी से अमेरिका को 35,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हुआ, यानी कि एक बड़ा बिजनेस यूपी से अमेरिका को जा रहा था, एक्सपोर्ट मिल रहा था, एक्सपोर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट्स यूपी की तरफ से। लेकिन अब इसका असर टैरिफ बढ़ने की वजह से देखने को मिल सकता है 27 अगस्त से जब ये 50% टैरिफ बढ़ेगा। और अभी तो 35% जो डील्स थी, जो बिजनेस हाउसेस से जो ऑर्डर्स मिले थे वो कैंसिल हो गए हैं। इसके बाद बात संभल से सांसद बर्क की। जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से राहत मिली है। जो लोअर कोर्ट ने उनके केस में ट्रायल शुरू किया था उसको लेकर के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 9 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई है, तब तक राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है। तो एक राहत भरी खबर है समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का। जियाउर रहमान बर्क पर संभल में हिंसा कराने का, साजिश रचने का आरोप लगा है। इसके बाद बात उस यूपी एटीएस की कार्रवाई से जिसमें यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र से और अमरोहा से 2 लड़कों को पकड़ा। रिवाइविंग इस्लाम के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादातर नंबर पाकिस्तानी थे। उसमें 3 नंबर इंडिया के थे, जिसमें से 1 नंबर अमरोहा का था, नाम था अजमल। यूपी एटीएस ने अजमल को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ करे। लेकिन इसमें अजमल को जो मेंटोर है, यानी कि जिससे प्रभावित है अजमल, वो है डॉक्टर उसामा राजा शेख। उसामा शेख महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला है और वो एक तरीके से ब्रेन वॉश्ड ट्रेनर है। वो ट्रेन करता है नौजवानों को इस्लाम के लिए, हिंदुस्तान में शरीयत लागू करने के लिए कैसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इस तरीके से वो एक तरीके से मोटिवेटर के तौर पे काम कर रहा था और अजमल उसी के प्रभाव में आकर के वो जिहादी बन रहा था। रिवाइविंग इस्लाम जिस व्हाट्सएप ग्रुप से अजमल जुड़ा था, अब यूपी एटीएस अजमल को रिमांड पर लेकर जानकारी जुटाएगी कि जो नंबर रिवाइविंग इस्लाम पे करीब 400 नंबर मोबाइल नंबर जुड़े थे वो पाकिस्तानी नंबर तो थे, लेकिन वो ऑपरेट क्या यूपी और हिंदुस्तान में हो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी नंबर लेकर यूपी के ही लड़के यहाँ पर बरगलाए जा रहे हों, क्योंकि उस रिवाइविंग इस्लाम व्हाट्सएप ग्रुप में आईडी बनाने की भी वीडियो शेयर किए जा रहे थे कि आईडी कैसे बनाई जाए, यानी कि डीआई मॉड्यूल के तहत आईडी बना करके एक बड़े धमाके की भी कोशिश, एक ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब यूपी एटीएस अजमल से पीसीआर ले मिल गई है। आज से पीसीआर शुरू होगी और तमाम राज साफ होंगे इस रिवाइविंग इस्लाम व्हाट्सएप ग्रुप के। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश पुलिस की पुलिसिंग व्यवस्था की। डीजीपी राजीव कृष्ण जब से चार्ज संभाला है वो रोज पुलिसिंग को लेकर के फोकस्ड है। पुलिसिंग कैसे बेहतर की जाए, उन्होंने एक 10 पॉइंट्स का एजेंडा दिया था कि जिसमें ट्रेनिंग, साइबर क्राइम,
जनता से व्यवहार, शिकायतों का निस्तारण, तमाम 10 चीजें थी। लेकिन अब राजीव कृष्ण ने एक और फरमान जारी किया है। फरमान जारी किया है कि अब अधिकारियों की समीक्षा, यानी कि जिले का एसपी होगा, आईजी रेंज होगा या एडीजी जोन, उनकी समीक्षा जनता की समस्याओं के निस्तारण से होगा। यानी कि किस अधिकारी ने कैसे समस्याओं का निस्तारण किया, शिकायतों का निस्तारण की क्वालिटी क्या थी, उससे उस अधिकारी का मूल्यांकन होगा कि कितना अच्छा काम कर रहा है और वो फील्ड में रहने लायक है या नहीं है। इसके साथ ही राजीव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो रेंज के आईजीज थे, एडीजी जोन थे, जिलों के कप्तान थे, उनको सीधे से ट्रेनिंग को लेकर के कहा कि समय समय पर पुलिस की ट्रेनिंग की जाए। लेकिन ये वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कल शाम हुई, डीजीपी के द्वारा ली गई, उसमें मेन फोकस था जनता की समस्याओं के निस्तारण का, यानी आईजीआरएस जो डाली जाती हैं जन सुनवाई के तहत, उसमें जो शिकायत करता है वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, और अगर कोई कार्रवाई की गई है जिस शिकायत करता सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अनबायस्ड होनी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, और इसका मूल्यांकन न सिर्फ अफसरों का भी होगा इस जन शिकायत निस्तारण की प्रणाली से, बल्कि थानेदार जो एसएचओज बनाए जाते हैं, जो एसओज बनाए जाते हैं, उनका भी मूल्यांकन इसी तरीके से किया जाए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश दिया कि थानेदारों की पोस्टिंग में इसी तरीके के मानक रखे जाएं कि कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा एसओ, सब इंस्पेक्टर अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक से उसकी शिकायतों का निस्तारण समय से कर रहा है और सही से कर रहा है। ये नहीं कि शिकायत मिली, उसका निस्तारण करके अफसरों को रिपोर्ट दे दी और बाद में पता चला शिकायतकर्ता दर दर भटक रहा है। और यही पैमाना रेंज और एडीजी जोन्स के लिए भी रखा गया है कि शिकायतों के निस्तारण ही अफसरों की तैनाती का मानक होगा। तो डीजीपी राजीव कृष्ण की तरफ से जो मानक दिए गए, जो स्टैंडर्ड्स दिए गए, वो साफ बता रहे हैं कि पुलिसिंग को कैसे दिन ब दिन बेहतर किया जाए, कैसे दिन ब दिन और अच्छा किया जाए, इसी पर फोकस्ड है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई वो खबरें जो जानना था आपके लिए बेहद जरूरी, जिनका था आपसे सरोकार। यूपी तक के इस मॉर्निंग बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। बदायूं के चुनाव की हार के साथ मैंने डेटा दे दिए थे। आप बदायूं के जो आपके करस्पॉन्डेंट उनसे पूछिएगा। मैं काउंटिंग से जब निकला था मैंने डेटा दे दिए थे। काउंटिंग के अंदर रहते रहते मैंने 8,500 वोटों की बेईमानी मीडिया के सामने रख दी थी, जिसका जवाब वहां के प्रशासन ने, वहां के विपक्ष के लोगों ने आज तक नहीं दिया। और मैं तो इलेक्शन पिटीशन में जा रहा था और मुझे पूरा विश्वास था, और मैं गया था, न्यायालय के रास्ते से निश्चित तौर पर बदायूं का इलेक्शन दोबारा होता और निश्चित तौर पे बदायूं का इलेक्शन रद्द भी होता। ऐसे डॉक्यूमेंट और ऐसे सबूत हमने माननीय न्यायालय के सामने रखे थे।